आज बामसेप का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल वे से संपन्न होने जा रहा है और इस अधिवेशन के पहले दिन का ये दूसरा प्रबोधन सत्र है। इस सत्र में ये जो सत्र है महिलाओं के लिए रखा गया है। साथियों, आज 25 दिसंबर आज ही के दिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने अपने आजीवन किताबों को बहुत अहमियत दी, दुनिया की हर तरह की किताबें उन्होंने पढ़ी, किताबें लिखी भी, किताबों के लिए उन्होंने एक घर भी बनाया उन किताबों को संभाल कर रखने के लिए। लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने अपने जीवन में एक किताब को आज ही के दिन जलाया था। जिन्होंने अपने जीवन में किताबों को इतनी अहमियत दी, उन्होंने आज ही के दिन एक किताब को जलाया। वो किताब थी मनुस्मृति। जिस मनुस्मृति ने भारत की महिलाओं को और शूद्रों को कानून बनाकर गुलाम बना रखा, उस किताब को जलाने का काम बाबा साहब ने आज किया। इसलिए ये जो मनुस्मृति दहन का जो दिन है, ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए नहीं बल्कि भारत के जो शूद्र है उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं आज के इस मौके पर आप सभी को इस मनुस्मृति दहन दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही में आज 25 दिसंबर क्रिसमस भी है। हमारे साथ हमारे माइनॉरिटी भाई जो है वो भी जुड़े हुए हैं। दुनिया में जो भी समानता को, मसावात को मानने वाले जो धर्म है उसमें क्रिश्चियनिटी भी शामिल है, वो भी हमारे मूल निवासी बंधु है। इस क्रिसमस की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, आज मनुस्मृति दहन का दिन है और इस मनुस्मृति को जलाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। लेकिन आज हमारे सामने ये सवाल है कि जो किताब, जो मनुस्मृति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाई थी, क्या उस मनुस्मृति के द्वारा बनाए गए जो कानून है, वो कानून आज हमारी समाज व्यवस्था के ऊपर, हमारी महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार के ऊपर उसका कुछ असर हो रहा है क्या? बाबा साहब ने जिस मकसद से इस किताब को जलाया था, क्या वो मकसद हल हुआ है क्या? इसके सवाल के जवाब के रूप में अगर हम देखें तो आज जो विषय हम लोगों ने चर्चा के लिए रखा है इस महिला सत्र में, वो विषय है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का कारण केवल पितृसत्ताक व्यवस्था ही नहीं बल्कि ब्राह्मणी व्यवस्था भी है। इसका एक प्रमुख कारण है, बल्कि ब्राह्मणी व्यवस्था भी इसका एक प्रमुख कारण है, एक समीक्षा। मतलब जो सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है, उस सवाल का जवाब इस विषय में है कि आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने का कारण जो है, जो चर्चा नेशनल मीडिया में की जा रही है कि पितृसत्ताक व्यवस्था के कारण ये अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो केवल पितृसत्ताक व्यवस्था ही इसका कारण नहीं है बल्कि ब्राह्मणी व्यवस्था भी इसका एक कारण है। यह विषय लिखा है। इस विषय से हमें समझ में आता है कि मनुस्मृति के द्वारा जो पाबंदियां महिलाओं के ऊपर लगाई गई थी, महिलाओं के सोच के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर, उनके आजादी के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई थी और उसके कारण उनका जो शोषण हो रहा था, वो शोषण आज भी हो रहा है। केवल हो नहीं रहा है बल्कि वो शोषण बढ़ रहा है। और यह कितना बढ़ रहा है इसके आंकड़े हम मीडिया में देख रहे हैं, चर्चा उसकी हो रही है। लेकिन इसकी जो गंभीरता है, इसके पीछे की जो गंभीरता है, इसके पीछे जो एहसास हमारी महिलाओं के अंदर, हमारे समाज के अंदर होना चाहिए, वो एहसास नहीं हो रहा। क्योंकि हम लोग इसको केवल
साथियों, इसको अगर हम देखें, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में तो हमको पता है, लेकिन जब अत्याचार की बात हम करेंगे तो महिला के अत्याचार की, उसके ऊपर हो रहे अत्याचार की बात कहां से शुरू होती है? वो अगर हम देखें तो हमारे सामने पहला आता है समाज, कि समाज में होता है, परिवार में होता है, जहां वो काम करती है वहां पर होता है। मतलब जिस भी क्षेत्र में वो महिला जाती है, जहां भी काम करती हो, उस क्षेत्र में वहां पर उसके साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है। अब जब महिलाओं के ऊपर हो रहे इन अत्याचार की बात हम करते हैं तो इसकी शुरुआत समाज से, वहां जहां पर काम करती है वहां से बाद में शुरुआत होती है, पहले उससे घर से शुरुआत होती, क्योंकि उसके ऊपर हो रहे जो घरेलू अत्याचार है ये बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। और ये आज की तारीख में भी साथियों कितने हो रहे हैं, ज्यादा अभी लंबी बात हमको नहीं सोचनी है कि पिछले जमाने में कितने हुए, आज तक कितने हुए, लेकिन अभी पिछले 10 महीने में जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, कोरोना महामारी के आड़ में जो लॉकडाउन घोषित हुआ, इस लॉकडाउन की शुरुआत में 25 मार्च से 31 मई तक जो 68 दिन है, इन 68 दिनों में महिलाओं के ऊपर हो रहे घरेलू अत्याचार के, घरेलू हिंसा के संदर्भ में लगभग 3,11,477 केस जो है वो रजिस्टर हुए केवल 68 दिनों में। ये 3,11,477 ये जो है रजिस्टर केसेस का आंकड़ा है, मतलब असल में घटित होने वाली घटनाएं जो है इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। और ये जो मामले यहाँ पर दर्ज होते हैं इसमें से, क्योंकि घरेलू हिंसा के संदर्भ में एक बात अगर देखी जाए कि 86% महिलाएं भारत में ऐसी है कि जो महिलाएं अपने साथ हो रहे घरेलू हिंसा के संदर्भ में किसी से बात भी नहीं करती है, किसी के साथ वो शेयर भी नहीं करती है कि मेरे साथ घर में ऐसा व्यवहार होता है। मतलब 86% महिलाएं अगर शेयर भी नहीं कर रही किसी से के साथ, तो मतलब उसके साथ हो रहा है जो व्यवहार है वो सामने आने की बात तो दूर है। उसमें से 77% महिलाएं जो है वो किसी से मदद भी नहीं मांगती है, अपनी माँ से, बहन से बात करती है, लेकिन जहां पर उसको मदद मिलती है वहां पर वो मदद मांगने के लिए भी नहीं जाती है। मतलब हम लोग बात समाज की, परिवार की कर रहे हैं, लेकिन उसके परिवार में भी उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है। और ये व्यवहार कौन करता है? जो समाज में उसके हिफाजत का ठेका लेके जिन्होंने रखा है, उसका पिता है, उसका भाई है, उसका पति है, उसका बेटा है, जो समाज में कहता है कि तेरी रखवाली मैं करूंगा, उसके ही द्वारा घर में उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है। मतलब ये बहुत गंभीर बातें हैं साथियों। और ये सारा व्यवहार हमारे ही घर में रहने वाले, हमारे ही पिता, हमारा ही भाई, हमारा ही बेटा, हमारा ही पति हमारे साथ कर रहा है। इसका मतलब उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता पितृसत्ताक व्यवस्था की है। और इस पितृसत्ताक व्यवस्था पर, भारत की जो पितृसत्ताक व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर ब्राह्मणादि व्यवस्था का असर है। और उसी सोच का असर हमारे घर में, हमारे आसपास में रहने वाले पुरुषों के ऊपर है। घरेलू हिंसा के बाद साथियों हम अगर बात करें तो सामाजिक हिंसाएं जो महिलाओं के ऊपर होती है, इसमें कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो सामाजिक हिंसाएं होती है उसकी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने, बहुत सारे नाम हमारे सामने है। प्रियंका है, आसिफा है, मनीषा है, यहाँ पर नाम तो बदलते रहते हैं लेकिन उन महिलाओं की किस्मत नहीं बदलती। केवल उनके नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन उसकी किस्मत जो है नहीं बदल रही। जो व्यवहार कल प्रियंका के साथ हुआ, प्रियंका भोतमांगे के साथ जो व्यवहार हुआ था, उससे बदतर व्यवहार आसिफा के साथ हुआ, उससे बदतर व्यवहार मनीषा के साथ हुआ। मतलब ये घटनाओं की गंभीरता जो है, ये करने की जो क्रूरता है, यह क्रूरता अगर इस घटनाओं का प्रचार, इसकी चर्चा अगर नेशनल मीडिया में हो रही है, इसका इशू अगर राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए था असर? कि इसके पीछे की जो क्रूरता है वो क्रूरता कम होनी चाहिए थी। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने के संदर्भ में करते समय जो डर उन लोगों के अंदर पैदा होना चाहिए था, लेकिन इन घटनाओं को अगर हम देखें तो ये डर
रही है। 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो सर्वे हुआ, उन्होंने उसमें बताया कि शेड्यूल कास्ट के साथ एट्रोसिटीज की 46,000 घटनाएं जो है वो कोर्ट में रजिस्टर हुई। रजिस्टर घटना यह है तो उसके पीछे असल में होने वाली घटनाओं का आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। और इसी में मतलब ये 46,000 जो है ये एससी के ऊपर होने वाली एट्रोसिटीज की घटनाएं है। इसमें भी एससी की महिलाओं के ऊपर हो रही जो एट्रोसिटीज है उनका अगर हम आंकड़ा देखें तो राम राज्य वाले जो प्रदेश है वो उसमें सबसे ज्यादा है। इसमें उत्तर प्रदेश में 1200 केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं। राजस्थान में 554 केसेस, सबसे ज्यादा रेप केसेस जो है महिलाओं के साथ हुए हैं वो रजिस्टर है। उत्तर प्रदेश में 537 है और मध्य प्रदेश में 510 है। उसी तरीके से एसटी के साथ हो रही एट्रोसिटीज की घटनाएं देखें तो 8,275 मामले एसटी के ऊपर हो रहे एट्रोसिटीज के दर्ज हुए। उसमें से महिलाओं के मामले में भी यहाँ पर राम राज्य वाले ही राज्य आगे है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है। 358 केसेस जो है महिलाओं के ऊपर हो रहे रेप के रजिस्टर हुए। छत्तीसगढ़ में 180 और महाराष्ट्र में 114। मतलब ये आंकड़े जो है ये आंकड़े इसकी गंभीरता बता दे, क्योंकि जब एक केस रजिस्टर होता है तो एक केस रजिस्टर होता है, जब 100 घटनाएं होती है तो तब जाके एक आध केस रजिस्टर होता है। मतलब इतना बड़ा ये महिलाओं के साथ ये व्यवहार हो रहा है। और इसमें भी हम देखें तो रजिस्टर केसेस में उन महिलाओं के साथ न्याय जब होता है, न्याय की जो गुंजाइश है वो कितनी है? रजिस्टर केसेस में महिलाओं के साथ हो रहे न्याय की जो गुंजाइश है वो केवल 7% है। रजिस्टर केसेस में भी 7% महिलाओं के साथ ही केवल न्याय हुआ है। मतलब ये सारा जो हो रहा है क्यों हो रहा है? इसके पीछे का साथियों कारण है जहां हमारी संसद जो है यही बलात्कारियों से भरी पड़ी हुई है, बलात्कारियों का समर्थन करने वाली है, उनका मान सम्मान करने वाली है। और इसके पीछे की एक ही घटना में साथियों आपको बताना चाहती हूं कि हाथरस की जो घटना हुई, इस हाथरस से 40 किलोमीटर दूरी पर ही मथुरा का संसदीय क्षेत्र आता है। जिस मथुरा से हेमा मालिनी जो बीजेपी की सांसद है, जो हाथरस से 40 किलोमीटर दूरी की संसदीय क्षेत्र की सांसद है, हाथरस की घटना घटित होने के बाद वो वहां पर आई भी नहीं, उसकी कुछ भी टिप्पणी उसने उसके ऊपर कुछ की नहीं। लेकिन मतलब ये जो चीजें हैं हम लोग सोच रहे हैं कि ये महिलाएं हैं, ये हमारी प्रतिनिधि है, लेकिन उनकी इन घटनाओं के प्रति वो कितनी संवेदनशील है उसकी संवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई दे रही है। देश भर के कोने कोने से बहुत सारी महिलाएं जो बहुजन समाज की है वो वहां पर गई उस परिवार का उनका दुखड़ा सुनने के लिए। लेकिन 40 किलोमीटर दूरी पर जो महिला सांसद है हेमा मालिनी वो वहां पर नहीं गई। उस हेमा मालिनी के पिक्चर हमारी महिलाओं ने देखे, वो पिक्चर देखने के बाद वो इतनी बड़ी हुई। इतना पैसा उसने कहां से कमाया? वो सांसद है और क्या करती है? मिनरल वाटर जो है उसकी एडवर्टाइज करती है ना, उसका काम यह है क्या? उसको किस लिए भेजा है हमने उधर? मतलब इतनी असंवेदनशील जो है हमारी महिला प्रतिनिधियां यहां पर है। और इसमें ये जो घटना यहां पर घटित हुई हाथरस की साथियों, 14 सितंबर को यह घटना हुई और 29 सितंबर को वो जो लड़की है उसका वो मतलब मर गई, उसने अपनी आखिरी सांस ली। 29 सितंबर को दूसरी एक घटना साथियों घटित हुई थी। 29 सितंबर 19 सितंबर 2006 को दूसरी एक घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, वो थी खेरलांजी की घटना। जिस खेरलांजी की घटना में वो प्रियंका बोतमांगे, उसकी मां सुरेखा, इसके साथ सवर्णों ने बलात्कार किया और उसके 2 भाइयों को भी मारा गया। उनके परिवार के एक ही व्यक्ति, उसके पिता जो थे भैयालाल बोतमांगे, वो अकेले जीवित थे और वो आखिरी दम तक
उस न्याय की लड़ाई वो लड़ते रहे। पिछले साल 2019 में उनका देहांत हुआ, मतलब 2006 से आज 2020 से 14 साल हो गए। वो न्याय के लिए जो आदमी लड़ रहे थे वो भी मर गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। यह स्थिति हमारे देश में है। और यह सारा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे ब्राह्मणों की सोच है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सोच है, और इसका आधार मनुस्मृति है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ साथियों, कि जब निर्भया का गैंगरेप हुआ और निर्भया के गैंगरेप में जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा हुई, 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन 4 लोगों में से एक ब्राह्मण था, विनय शर्मा, उसको भी फांसी की सजा हुई। जिसको फांसी की सजा होती है वो अपनी एक माफी याचिका जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो इसने भी अपनी एक माफी याचिका जो है वो लिखी, और उसमें लिखते हुए लिखता है कि मैं ब्राह्मण हूं। वो माफी याचिका में क्या लिखता है कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को फांसी देना यह शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए मुझे फांसी नहीं देनी चाहिए। मतलब यहां पर उनकी आज भी इतनी हिम्मत है। हम लोग कह रहे हैं कि संविधान का राज है, लेकिन संविधान के राज में उस संवैधानिक दायरे में जो फांसी की सजा उसको सुनाई गई है, और उसी संवैधानिक दायरे में उसको यह अधिकार दिया हुआ है कि वो राष्ट्रपति को माफी याचिका लिख सकता है। उसमें वो हवाला किसका दे रहा है? मनुस्मृति का, ब्राह्मण होने का और शास्त्रों का। मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि संविधान का राज है, लेकिन राज किसका है? आज भी इस राज में एक ब्राह्मण इतनी हिम्मत कर रहा है जो फांसी पर लटकने के लिए जा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत है। मतलब ये जो न्याय जिस तरीके से किया जा रहा है, उनको संरक्षण देने वाली जो व्यवस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है, इसलिए उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ रही है। बलात्कार जो है ये ब्राह्मण इतनी हिम्मत क्यों कर पा रहा है? क्योंकि बलात्कार यह ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है। विष्णु ने, जालंधर ने, उसकी जो पत्नी है विष्णु, वो तुलसी वृंदा, उसके साथ बलात्कार किया, और जिसने उसके साथ बलात्कार किया उसी के साथ उसकी शादी हर साल हम लोग लगाते। मतलब उनकी संस्कृति में बलात्कारियों को अगर इस तरीके से सम्मान दिया जा रहा हो तो यह घटनाएं रुकने वाली नहीं है। और ये केवल आज से नहीं चल रहा है, उनकी मानसिकता कब से बनी हुई है? लोकमान्य तिलक जी का नाम आप सब लोगों को पता है। उनके जमाने में भी काशी में एक ब्राह्मण ने एक भंगी, मतलब आज की तारीख में उनको हम वाल्मीकि कहते हैं, उस वाल्मीकि लड़की के साथ बलात्कार किया। तो उसके संदर्भ में तिलक जी ने अपना जो केसरी पेपर उनका चलता था, उस केसरी में एक न्यूज छापी, और उसमें लिखते हैं कि सामाजिक समता प्रस्तावित करने का प्रयास अस्पृश्योद्धार। मतलब उस ब्राह्मण ने उस वाल्मीकि भंगी लड़की के साथ जो बलात्कार किया, यह बलात्कार नहीं था, यह क्या था? सामाजिक समता प्रस्तावित करने का प्रयास था, अस्पृश्योद्धार था। मतलब इस तरीके से अगर इन बातों का समर्थन हो रहा है, इतना ही नहीं साथियों, राजस्थान का भौरी देवी का केस भी आपको पता है। इसमें भी वहां पर निचले कोर्ट में जब सुनवाई हुई, वहां के गुर्जरों ने यह घटना वो कांड किया था, उसमें जब निचले कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्होंने भी यहाँ पर वो कोर्ट में दलील दी गई, कोर्ट से बाहर नहीं, कोर्ट में दलील दी गई कि ऊंची जाति का आदमी जो है वो नीची जाति के महिला के साथ उसको छू भी नहीं सकता। उसको छूकर वो अपने आप को अशुद्ध क्यों करेगा? क्योंकि निचली जाति के लोगों को अगर छूते हैं तो वो अशुद्ध होते हैं। तो ऊंची जाति का आदमी वो निचली जाति की औरत को छू के अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा, इसलिए माना नहीं जा सकता, वो अपराध कर ही नहीं सकता। और यही दलील अभी हाथरस के केस में, हाँ सर, हाँ, भौरी देवी जो थी, हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि मुद्दा नहीं था उसके साथ, हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के महिलाओं के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है ऐसा लगता है।
लेकिन भौरी देवी जो थी वो ओबीसी थी, मतलब वहां पर छुआछूत का कोई मामला ही नहीं था। लेकिन वहां पर भी ये दलील दी गई और उनकी हिम्मत यहां तक ही नहीं रुकती है साथियों, बल्कि अभी हाथरस में जो घटना हुई, इस घटना में भी उन राजपूतों ने यही भूमिका ली कि हम लोग तो उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते। अब जिनके हाथ का पानी हम नहीं पीते हैं, उनकी लड़की के साथ हम बलात्कार कैसे करेंगे? मतलब यह घटनाएं जो है, उनकी हिम्मत जो है, ये बार बार ये उनकी हिम्मत जो है ये बढ़ रही है। और ये बढ़ने का जो कारण है ये क्या है? ये बढ़ने का कारण है कि भारत में आप सबको पता है कि न्यायपालिका है और न्यायपालिका में न्याय मांगने के लिए जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में न्याय की गुंजाइश, अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्टर केसेस के मामले में 7% की गुंजाइश है न्याय की। आज तक भारत की न्यायपालिका के इतिहास में एक भी महिला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी। आजादी के 70 साल में एक भी महिला नहीं बनी, मतलब न्याय की गुंजाइश नहीं है। लेकिन न्याय व्यवस्था में भी अगर महिला के साथ न्याय नहीं होता है तो उसके लिए एक अलग संस्था देश में बनाई गई है और वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। कि कहीं पर भी अगर उसके साथ न्याय नहीं होता है तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जा सकती है और वहां उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग में जो महिलाएं बैठी हुई है, उनकी मानसिकता क्या है? 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कुमार मंगलम जी थी। उन्होंने उस वक्त उन्नाव और जम्मू में जो घटनाएं हुई थी बलात्कार की, उन घटनाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर मैं इन घटनाओं के विरोध में कुछ बोलती हूँ, महिलाओं के समर्थन में कुछ बोलती हूँ, जिन्होंने ये घटनाएं की है, जिन्होंने ये अत्याचार किया है, उनके खिलाफ अगर कुछ मैं बोलती हूँ तो बीजेपी और आरएसएस मुझे मरवा देगी। 2018 में इन केसेस में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, उनका क्या कहना है कि अगर मैं इन घटनाओं के विरोध में बोलूंगी तो मुझे बीजेपी और आरएसएस मरवा देगी। ये बात वो 2018 में कह रही है। मतलब महिलाओं को ये बात समझनी होगी, या फिर हमारे पूरे बहुजन समाज को ये बात समझनी होगी कि हमारे महिलाओं के साथ किसी भी तरीके से न्याय नहीं हो सकता। अभी हाथरस में जो घटना हुई उसमें महिला आयोग ने कुछ भूमिका नहीं ली, तो वहां पर जो महिला अधिकार कार्यकर्ता है, जिसमें सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक जो महिला है, वो वहां पर गई और उन्होंने वहां पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग का चुनाव कैसे होता है, वो महिलाएं कैसे चुनी जाती है, उनको इलेक्शन के माध्यम से वो महिलाएं चुनी जानी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव इन लोगों ने रखा था। लेकिन वहां पर वो प्रस्ताव उनका मंजूर नहीं किया गया। उनका यह कहना था कि भाई जो महिलाएं सही में महिलाओं के अंदर जाती है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, जिन महिलाओं को पता है, उन महिलाओं को इलेक्शन करके या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा चुनी जाए। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्किंग लॉट जो है वो बनाकर इन महिलाओं का चुनाव किया जाता है। इस कारण वो जो है महिलाओं के संदर्भ में कुछ भी बात नहीं करती। मतलब ये सारी चीजें अगर हम साथियों देखें तो ये आंकड़े, इसके पीछे की इनकी मानसिकता, इसके पीछे की गंभीरता, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो इसके संदर्भ में नेशनल मीडिया में जो चर्चा होती है उसमें यह बात बार बार हमारे दिमाग में डाली जा रही है कि ये घटनाएं महिलाओं के साथ क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी व्यवस्था जो है यह पितृसत्ताक व्यवस्था है, पुरुष प्रधान व्यवस्था है, ऐसा हमारी सोच बनाई जा रही है। लेकिन क्या सही में यह पितृसत्ताक व्यवस्था का परिणाम है क्या? इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो आज की तारीख में 2020 में हमारी भारत की संसद में, लोकसभा में 78 महिलाएं हैं, राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं प्रतिनिधि जो चुनकर गई हुई है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की महिलाओं का आंकड़ा देखें तो 78 × 25 103 महिलाएं जो है
वो हमारी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिनिधि है। देश के बड़े राज्य अगर हम देखें तो राजस्थान, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ की विधानसभा की स्थिति अगर हम देखें तो इन बड़े राज्यों में विधानसभा में चुनकर गई हुई महिलाओं की संख्या 189 है। मतलब केवल इन महिलाओं को अगर हम हमारा प्रतिनिधि माने कि ये महिलाओं की प्रतिनिधि है और महिलाओं के साथ भारत में हो रहा व्यवहार ये पितृसत्ताक व्यवस्था के कारण है, पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण है, तो अगर ऐसा होता तो इसके खिलाफ कम से कम हमारी ये 130 और ये 189 मतलब ये 292 महिला जो है 292 महिला जो है ये तो कम से कम आवाज उठाती, और ये आवाज उठाती तो ये एक महिला के पीछे कम से कम 10,000 महिलाएं, मतलब इसका मल्टीपल अगर हम करें तो 10 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है। लेकिन जो महिलाएं, हम लोग इनको हमारी महिला प्रतिनिधि कह रहे हैं, पार्टी भी हमारे सामने इनको खड़ा करती है कि भाई आपका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। तो अगर ये महिलाएं होती और इनके अंदर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के प्रति संवेदनशीलता होती तो इनका पोलराइजेशन होना, इनका ध्रुवीकरण होना बहुत आसान बात थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भारत में किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो उस अन्याय अत्याचार के संदर्भ में जो प्रतिक्रिया हमारे समाज से, हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों से, हमारी न्यायपालिका में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधियों से जो प्रतिक्रिया आती है, वो प्रतिक्रिया वो लड़की किस जाति से है, किस धर्म से है, किस क्षेत्र से है, किस आर्थिक स्तर से है, ये सारी चीजें देखी जाती है और उसके बाद उसके संदर्भ में प्रतिक्रिया आती है। वो घटना जो घटी हुई है वो सही में उसकी गंभीरता को उस आधार पर बढ़ाया जाता है। और इसका उदाहरण हमारे सामने है कि निर्भया के साथ जब हुआ तो इसको वर्ल्ड न्यूज बनाया गया, लेकिन जब हमारी महिलाओं के साथ, SC, ST, OBC की महिलाओं के साथ होता है तो क्या होता है? जो न्याय होता है, न्याय की बात तो दूर है, लेकिन उसकी चर्चा, उसके साथ ये व्यवहार हुआ है और ये गलत हुआ है, ये कहने के लिए भी उसकी जाति, उसका धर्म ये देखा जाता है। मतलब ये घटनाएं अगर पुरुष प्रधान व्यवस्था के वजह से हो रही होती तो महिलाओं का पोलराइजेशन बहुत जल्दी हो जाता, महिलाएं बहुत जल्दी इकट्ठा आ जाती कि भाई महिलाओं के साथ हो रहा है तो हमको पुरुषों के खिलाफ खड़ा रहना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी महिलाओं की भी ये सोच है, महिला भी जिस जाति में है उसका भी एक स्तर है जाति का, वो जिस जाति में है वो उसके आधार पर तय करती है कि जिस महिला के साथ ये व्यवहार हुआ है क्या ऊंची जाति की है, नीची जाति की है। और ये जो सोच महिलाओं की ऊंच नीच की जो बनी हुई है जाति के अंदर, धर्म के नाम पर, ये जो सोच बनी हुई है ये पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण नहीं बनी हुई है। जातीय मानसिकता जो है, क्रमिक असमानता जो है, ये जातीय मानसिकता और क्रमिक असमानता ये पुरुष प्रधान व्यवस्था की देन नहीं है, पितृसत्ताक व्यवस्था की देन नहीं है, ये ब्राह्मणवादी गैर बराबरी की व्यवस्था की देन है। इसलिए हमारी महिलाओं को इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि भारत में महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसकी संख्या बढ़ रही है, नेशनल मीडिया में भी उसकी चर्चा हो रही है। इसके बावजूद भी भारत की महिलाओं का सामाजिक ध्रुवीकरण इन महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी मानसिकता पुरुष प्रधान व्यवस्था वाली नहीं है, उनकी मानसिकता पितृ प्रधान व्यवस्था वाली नहीं है, उनकी मानसिकता ब्राह्मणवादी क्रमिक असमानता वाली जाति व्यवस्था वाली उनकी मानसिकता बनी हुई है और उसके आधार पर उनकी सोच डेवलप की गई है। इस कारण एक महिला दूसरे महिला के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ खड़ी नहीं होती।
इसलिए हम लोगों को नेशनल मीडिया में जो बात यहाँ पर चलाई जा रही है कि पुरुषों के खिलाफ महिलाओं को खड़ा करने का काम, या फिर मिस प्रोपेगेंडा, जैसे अभी मेश्राम साहब ने अभी स्पीच में बताया था कि अपना हिंदुत्व का जो एजेंडा ब्राह्मण चलाते हैं तो उसके लिए वो राष्ट्रवाद को आगे कर देते हैं। उसी तरह महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं इसका कारण ब्राह्मणों की ये गैर बराबरी की व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी सोच ने स्त्री को, क्योंकि भारत में एक स्त्री की तरफ देखने का नजरिया क्या है? दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों इंसान है, लेकिन भारत में स्त्री की तरफ देखने का नजरिया जो ब्राह्मणी मानसिकता के कारण बना हुआ है, स्त्री को एक मादी के तौर पर देखा जाता है। आज भी भारत में स्त्री को मनुष्य के रूप में नहीं देखा जा रहा। और यह सोच किसने बनाई है? मनुस्मृति में जो कानून बना है उसमें बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको यहाँ पर अभी समय के अभाव से नहीं बता सकते, लेकिन यह सोच उन्होंने वहां पर बनाई हुई है। मतलब जब तक उस स्त्री को एक इंसान नहीं माना जाएगा, इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा, तब तक उसके साथ होने वाला ये व्यवहार बंद नहीं होने वाला। आखिर में महिलाओं को एक ही बात समझनी होगी कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से, बलात्कार से महिलाओं को और हमारे मूल निवासी भाइयों को तभी आजादी मिलेगी जब ईवीएम के माध्यम से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर ही बलात्कार किया जा रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर ही बलात्कार किया जा रहा है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भरोसे पर हम है कि ये व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी। मतलब जिस व्यवस्था के साथ ही ईवीएम के माध्यम से बलात्कार हो रहा है, उस व्यवस्था के ऊपर हो रहे बलात्कार को रोके बगैर, उस ईवीएम का भंडाफोड़ किए बगैर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार जो है, बलात्कार है, वो रुकने वाले नहीं है। इस बात की गंभीरता को हमारी महिलाओं को भी समझना होगा और आने वाले समय में ईवीएम के संदर्भ में, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के संदर्भ में संगठन की जो भूमिका रहेगी, इस भूमिका में महिलाओं को भी तन मन धन से साथ सहयोग करना होगा।